ये लीजिए आंटी जी, आपकी साड़ी। आपने लॉन्ड्री में दी थी ना? हाँ सलोनी बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और मैं चली जाती ना लेने। तुमने इतनी दिक्कत क्यों ली बेटा? अरे आंटी जी, मुझे कोयल ने बता दिया था, इसीलिए मैंने सोचा मैं लॉन्ड्री के रास्ते से ही आ रही हूँ, इसलिए आपकी साड़ी भी लेकर आती हूँ। उतना ही आपका काम भी हो जाएगा। वाह बेटा, तो सच में बहुत अच्छी है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं मंजरी, जो हमारे घर में इतनी प्यारी बहू आ रही है। हाँ हेमराज जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। शुक्रिया अंकल आंटी। चल सलोनी बेटा, अब तू यहाँ पे बैठ के गप्पे मार, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ईशान ऑफिस से जल्दी आएगा आज, और कोयल की कॉलेज में भी हाफ डे है ना, तो दोनों आते ही होंगे खाना खाने। अरे नहीं आंटी जी, आप आराम कीजिए, आज आप खाना नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आज का खाना मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सारा सामान भी लाया है। आज मैं ढेर सारे अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली हूँ। क्या? हाँ आंटी जी, अंकल, आप, कोयल और ईशान, चारों के खाने की पसंद मुझे भली भांति पता है, इसीलिए उस हिसाब से मैं हर एक की पसंदीदा डिश बनाऊंगी। लेकिन बेटा, तुझे काम भी तो होगा ना, तू रहने दे, मंजरी बना लेगी खाना। क्यों खामखा दिक्कत ले रही है तू? हाँ सलोनी बेटा, तू रहने दे। अरे अंकल आंटी, इसमें कैसी दिक्कत? अपनों के लिए कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो बचपन से अनाथ हूँ। जिंदगी में अब जाकर मुझे परिवार मिला है, इसीलिए मुझे ये करने दीजिए। वैसे भी आज मुझे ऑफिस को छुट्टी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने नेक विचार और साफ मन है तेरा बेटा, और हम सब तेरा ही परिवार है। जा बेटा, बना ले खाना। वैसे शादी के बाद ही बहू के हाथ का खाना खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो मैं शादी के पहले ही आप सबके लिए खाना बनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, और उसके लिए हम सब भी बहुत उत्सुक है। क्यों हेमराज जी? हाँ हाँ बिल्कुल। सलोनी और ईशान दोनों कॉलेज से ही एक साथ होते हैं, और अब उन दोनों की शादी होने वाली होती है। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म खाना। माँ पापा, एक बार मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूछ लो। क्या? अरे ये तो क्या बकवास कर रहा है ईशान। और नहीं तो क्या माँ, अब पहली बार मैं इसके हाथ का खाना खा रहा हूँ, और इसे खाकर कहीं मैं परलोक ना चला जाऊं। ईशान तुम दोनों भी ना। देखिए आंटी जी, अपने बेटे को समझा दो, ऐसे ही मुझे चिढ़ाता रहा तो मैं इससे शादी ही नहीं करूंगी। ईशान चुप रहना बेटा, क्यों तंग करता रहता है बेचारी को? और नहीं तो क्या, अब जाओ, तुम्हें तो मैं खाना ही नहीं दूंगी। एक निवाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें अब। अरे बाबा, अब इतना बड़ा जुर्म भी मत करो यार। खाना मेरी जान है, और आज जो कुछ भी बना है सब मेरे पसंद का ही है। प्लीज दो ना मुझे खाने को। माँ पापा, समझाओ ना अपनी होने वाली बहू को। नहीं बेटा, तुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या पापा? अरे अभी तक तो शादी हुई भी नहीं है, और उससे पहले ही आपने अपने बेटे को अपनी टीम से निकालकर बहू को टीम में ले लिया। वाह, क्या बात है। ये लो और खा लो इसे, तुम भी क्या याद रखोगे? शुक्रिया सोलोनी, और मैं मस्ती कर रहा था बाबा, तुम तो तुरंत हिटलर बन जाती हो। शादी का दिन नजदीक था और सभी तैयारियों में लगे हुए थे। ओ मेरी होने वाली भाभी, ये देखो, आपके लिए मैंने क्या लाया है। अरे वाह, ये झुमके तो बहुत ही सुंदर है। हाँ भाभी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया है, झुमकों का ब्रांड कोयल ज्वेल्स। ये झुमके आप संगीत या फिर मेहंदी की रस्म के वक्त पहनना, आप पर बहुत सुंदर लगेंगे। हाँ कोयल, मैं जरूर पहनूंगी इसे। और तुम में तो बहुत हुनर है, देखना तुम खूब आगे जाओगी। अगर आप सब साथ रहोगी तो क्यों नहीं जाऊंगी। और भाभी, आप सिर्फ मेरी भाभी, माँ पापा की बहू और भाई की बीवी नहीं हो, बल्कि हम सबकी जान हो। जब से आप हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी में एक रौनक सी आ गई है। आपके बिना अब मन ही नहीं लगता, मानो मेरी बड़ी बहन जैसी हो आप।
और मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब आपकी और भाई की शादी होगी और कब आप यहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए रहने आओगी। अरे कोयल, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। सॉरी भाभी, लेकिन जो भी कहा दिल से कहा। अरे पगली, सॉरी नहीं कहते, और ये तो खुशी के आंसू है, और खुशी के आंसू किसी प्रसाद से कम नहीं होते। तुम सब मुझे जितना प्यार करते हो उससे कई ज्यादा प्यार मैं तुम सबको करती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैं तो बस जी रही थी, लेकिन तुम सबके मिलने के बाद मुझे जीने की वजह मिल गई है। फिर सलोनी और कोयल एक दूसरे के गले लगती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब ईशान और सलोनी की शादी होती है। फिर सुबह के समय, ईशान, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती, पता है ना अंकल आंटी ने क्या कहा है? रस्मों के अनुसार हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो सलोनी? एक शादी के लिए 100 रस्में निभानी पड़ रही है। सच में ये करते करते तो मैं थक गया हूँ। अरे प्यार का दूसरा नाम ही इंतजार होता है मेरी जान। जब इतने दिन इंतजार किया है, वही कुछ और घंटे भी कर लो ना इंतजार। फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा देख लेना, मैं आ रही हूँ वहां पर। चलो ठीक है, अब और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैं अभी फोन रखती हूँ। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट भी आने वाला है और मुझे तैयार भी तो होना है। ओके बाबा, मिलते हैं फिर मंडप में। हाँ ईशान, बाय। बाय सलोनी। फिर सलोनी तैयार होकर मंडप में जाने के लिए निकलती है, लेकिन कार चलाते समय अचानक से ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। ओह नो, गाड़ी के ब्रेक्स तो फेल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, प्लीज मेरी मदद करो। सलोनी बहुत घबरा जाती है और थोड़ी ही देर में कार के सामने एक गहरी खाई नजर आती है और सलोनी को अपनी मौत साफ साफ दिखाई देती है। नहीं, मुझे नहीं जाना। जिंदगी में पहली बार मुझे खुशियां मिली है, प्यार मिला है, और अब मुझे नहीं मरना। ईशान! सलोनी की कार खाई में गिर जाती है और दूसरी तरफ ईशान और उसका परिवार सलोनी के आने का इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ ईशान बेटा, सलोनी का फोन लगा या नहीं? नहीं माँ, उसका फोन तो अभी स्विच ऑफ बता रहा है। क्या? 1 घंटे पहले मैंने भाभी से बात की थी, तब उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ, तो उस हिसाब से अब तक तो उन्हें यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गई वो। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, जैसे कुछ सही नहीं है। ईशान बेटा, हमें सलोनी के घर जाना चाहिए। हाँ पापा, अब तक हमने बहुत इंतजार कर लिया, चलो निकलते हैं। फिर ईशान और हेमराज दोनों सलोनी के घर जाते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। फिर वो दोनों जब वहां से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी एक खाई के पास भीड़ जमी दिखती है। पापा, लगता है वहां पर कुछ हुआ है। अरे वो सब छोड़ ईशान, तू गाड़ी चला, हमें सलोनी का पता लगाना है। नहीं पापा, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूँ देखने। फिर जब ईशान वहां पुलिस से जाकर पूछताछ करता है, तब उसे वो लोग एक फोटो दिखाते हैं जिसमें सलोनी की गाड़ी होती है। जी हाँ, ये गाड़ी इस खाई में गिरी है, और इस गहरी खाई में अगर कोई भी गाड़ी जाए तो चलाने वाले के तो टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। हम तलाशी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई बॉडी नहीं मिल रही। गाड़ी में ये फोटो थी और लगता है ये लड़की ही इस गाड़ी को चला रही थी। सलोनी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सलोनी। ईशान बेटा, ये क्या हो गया? इसका मतलब आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ साहब, सलोनी हमारी होने वाली बहू थी, पर अब वो हमारे साथ नहीं रही। आई एम रियली सॉरी। आपके इस लॉस के लिए मुझे माफ कर दीजिए और अपने आप को संभालिए सर। पापा, ये सब क्या हो गया पापा? मुझे मेरी सलोनी चाहिए। ईशान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसके परिवार में सभी को सलोनी के जाने से बहुत बड़ा धक्का लगता है। ईशान तो अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाता। ईशान बेटा,
कुछ तो खा ले, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तूने कुछ भी नहीं खाया। अरे ऐसे ही रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। मेरी बात मान ले बेटा और खाना खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना माँ। लेकिन बेटा। जाने दो मंजरी, उसे अकेला रहने दो। जब मन करेगा तब वो खा लेगा। उस पर कोई जबरदस्ती मत करो। ईशान पूरी तरह हिल चुका था। वो दिन रात अपने कमरे में अकेला ही पड़ा रहता है और हर वक्त अपनी और सलोनी की तस्वीर ही देखता रहता है। सलोनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई सलोनी? क्यों? हमारी शादी होने वाली थी, हमारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से जिंदगी भर का दर्द देकर चली गई तुम मुझे। और अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा सलोनी? तुमसे ही मेरा सब कुछ था और अब तुम नहीं, तो मैं क्या करूं सलोनी? आई मिस यू सलोनी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ ना मेरे पास वापस, प्लीज सलोनी। अब ऐसे मत सताओ मुझे। मंजरी और कोयल चुप चुप कर ये सब देख लेते हैं। माँ, भाई की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। रोज उनके ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं और 10 दिन में ही उनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई है। अब हम क्या करें माँ? पता नहीं कोयल, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। 2 दिन बाद भाई का जन्मदिन है और भगवान करे कम से कम उस दिन तो वो अपने कमरे से बाहर निकले। फिर कोयल, मंजरी और हिमराज तीनों ईशान के जन्मदिन पर उसके कमरे में जाकर उससे बात करते हैं। ईशान बेटा, ऐसे उदास मत रहो। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उठ जा बेटा, खाना खा ले। ये देख केक। सलोनी हमेशा तुझे ये पाइनएप्पल केक ही बनाकर देती थी ना, और आज तेरे जन्मदिन पर तेरी माँ ने भी वैसा ही केक बनाया है। खा ले बेटा, सलोनी की याद में ही खा ले इसे। आप सबका दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे मेरी सलोनी को गए हुए 1 महीना तक नहीं हुआ है और आप लोग मेरे जन्मदिन का केक खाने की बात कर रहे हैं। दूर लेकर जाओ इस केक को मुझसे, और आप सब भी मुझसे दूर चले जाओ। ईशान बेटा, ऐसे हिम्मत हार कर कैसे चलेगा बेटा? तुझे आगे बढ़ना होगा। सलोनी को मत भूला, लेकिन उसके लिए तो आगे बढ़ बेटा। वो तुझे ऊपर से अगर ऐसे दुखी देखेगी तो उसे भी कितना बुरा लगेगा बेटा। हाँ भाई, अरे जितना दर्द हमें आपको इस हालत में देखकर हो रहा है, उससे कई ज्यादा दर्द सलोनी को हो रहा होगा। सलोनी इस दुनिया को छोड़कर गई है, लेकिन उसकी यादें, उसका एहसास आज भी हमारे साथ मौजूद है भाई, और वो यादें आपके साथ हमेशा रहेगी भाई। उन सब की बातें सुनकर ईशान अब रो पड़ता है। उसके ऑफिस ना जाने के कारण अब उसके ऑफिस से बहुत कॉल्स आते हैं और एक बार में ही वो उनका फोन उठाकर उन पर गुस्से में बरस पड़ता है। अरे मुझे नहीं आना काम पर, निकाल दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरी जान मुझसे अलग हो चुकी है और तुम सबको बस काम की पड़ी है। रखो फोन। ऐसे ही हर एक गुजरता दिन ईशान के लिए मुश्किल से भरा होता है। और फिर एक दिन, नहीं, अब मैं और नहीं रह सकता। मुझे घुटन हो रही है, सांसें तो चल रही है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह मर चुका हूँ। मुझे अपनी सलोनी के पास जाना है और उसके पास जाकर ही मेरी जान में जान आएगी। और अगर उससे मिलने का रास्ता मुझसे होकर गुजरता है तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं आ रहा हूँ सलोनी। अब ईशान अपनी जान देने के लिए निकल जाता है और शाम तक जब वो घर पर नहीं आता तब सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे ऐसे कैसे चला गया वो? हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था। माँ, पापा, वो अरे कुछ तो बोल कोयल, कहाँ से भागते हुए आ रही है तू? कुछ पता चला क्या तेरे भाई के बारे में? हाँ माँ, वो पड़ोस के राजीव अंकल कह रहे थे कि उन्होंने भाई को कुछ देर पहले ही ब्रिज के पास खड़ा देखा। क्या? कोयल की बात सुनकर हिमराज और मंजरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ईशान ब्रिज पर अपनी जान देने चाह ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मरना है मुझे,
कुछ नहीं रखा अब जीने में। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो। नहीं, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। मेरी सलोनी, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं इस जिंदगी का? मुझे भी उसके पास जाना है। जाने दो मुझे। अरे चुप हो जाओ। माना कि तुमने तुम्हारा प्यार खोया है, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों ने तुम्हें खो दिया तो उन पर क्या बीतेगी? उनके बारे में सोचा है क्या तुमने? नहीं ना। अरे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, उनका क्या हाल होगा तुम्हारे बगैर? मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी नीचे उतर जाओ। देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। अरे यार। माँ की कसम देने पर ईशान नीचे उतर जाता है। कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? जाकर अपना काम करो ना। अरे ओ मिस्टर, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, वो भी इंसानियत के नाते तुम्हें बचाकर। तुम्हें अंदाजा भी है क्या अपनी कीमती जिंदगी के साथ तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ है मुझे अंदाजा। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा था, जो अभी मर चुकी है, और उसके पास जाने के लिए मुझे भी मरना ही होगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ तुम्हारी होने वाली बीवी के देहांत के लिए, लेकिन ये सब करना सही नहीं है। अरे तुम्हारी जान से कितने लोगों की जान जुड़ी होगी? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हारी सलोनी। अगर वो तुम्हें जिंदगी से ऐसे हारते हुए देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? उसकी बातें सुनकर ईशान चुप हो जाता है। अरे वो तो बस यही चाहेगी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। हाँ मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान नहीं बोला जा सकता, पर आगे बढ़ना नामुमकिन नहीं है और वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अपने परिवार के लिए और अपनी सलोनी के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। शायद तुम सही कह रही हो। 5 साल पहले मेरे माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं अकेली ही रहती हूँ। इस दुनिया में अब केवल मेरे चाचा चाची ही है, और इतना होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ी ना, और ऐसे किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे जीने का मतलब बताकर तुमने पहले ही मेरी काफी मदद कर दी है, और मैं अब अपने परिवार वालों के लिए जीऊंगा। तुम्हें मेरे लिए और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना कहा है उतना ही करो मिस्टर। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। ओके ईशान, अब अपनी मनमानी मत करो और चलो मेरे साथ। ओके बाबा, चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रितिका। ओके मिस रितिका, चलो। इस तरह ईशान और रितिका दोनों उसके घर चले जाते हैं, जहाँ पर ईशान को देखकर मंजरी और हिमराज की जान में जान आ जाती है। ईशान, बेटा तू कहाँ चला गया था? अभी वहां उस ब्रिज के पास हम तुझे ही ढूंढने आ रहे थे। अरे क्या करने गया था तू वहां पर? आपका बेटा ब्रिज पर अपनी जान देने गया था। क्या? लेकिन आप दोनों को कैसे पता कि ये ब्रिज पर गया है? वो हमारे पड़ोस में राजीव भाई साहब रहते हैं, उन्होंने ही मेरी बेटी कोयल को बताया, तो कोयल ने आकर हमें बताया। ये सब क्या है ईशान बेटा? ये तू क्या करने गया था? अरे एक बार तो हमारे बारे में सोच लेता। भगवान ना करे अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारे बुढ़ापे का सहारा एक तू ही तो है। माफ कर दीजिए पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उतने में वहां पर रितिका आ गई, और रितिका ने मुझे माँ की कसम देकर नीचे उतरने के लिए कहा, और मुझे बहुत समझाया कि मेरे आत्महत्या करने से सलोनी और आप लोगों को कितना दुख होगा। इसीलिए मैं फिर से लौट आया पापा। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है रितिका बेटा कि तुमने इसकी जान बचाई। वैसे कहाँ रहती हो तुम? मैं यहीं पर रहती हूँ आंटी जी, बस 2 मिनट की दूरी पर जो थिएटर है ना, उसके पास की ही बिल्डिंग में रहती हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। वैसे आज तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसकी कितनी भी कीमत चुकाओ वो कम है बेटा।
क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही ईशान का भटका हुआ दिमाग सही जगह पर आ गया है। तुमने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया, इसीलिए आज तुम्हें हमारे साथ खाना खाना होगा। अरे नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। जब से सलोनी गई है तब से ईशान ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए ये काफी कमजोर हो गया है। और तुम्हारे बहाने कम से कम ये आज तो खाना खा लेगा। प्लीज बेटा, अपने नए दोस्त को समझाओ। अरे ओ मेरे नए दोस्त, चलो आज खाना तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें, समझे कि नहीं? ठीक है बाबा, चलो। फिर ईशान अपने परिवार और रितिका के साथ खाना खाता है और इस तरह से उसकी और रितिका की दोस्ती की शुरुआत होती है। मंजरी भी अब रितिका का फोन नंबर ले लेती है। फिर एक दिन, अरे माँ का फोन कब से बज रहा है? लगता है माँ पड़ोस में गई है। ये तो रितिका का कॉल है, मैं ही उठा लेता हूँ। हाँ बोलो ना रितिका, क्या हुआ? अरे वाह, चलो अच्छा हुआ जो तुमने ही फोन उठा लिया। वो दरअसल माँ पड़ोस में गई है ना, इसीलिए मैंने ही उठा लिया फोन। तो कैसे हो अभी? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हूँ अभी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ रितिका, मुझे तुम्हारी बात अच्छे से याद है। वैसे मैंने तुमसे बात करने के लिए ही आंटी को कॉल किया था। मैं कल सुबह एक वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और वहां पर जाकर मैं उन लोगों को कपड़े, खाना और बाकी जरूरी चीजें दूंगी और पूरा दिन उनके साथ ही बिताऊंगी। ये काम मैं हर 2 से 3 महीने में करती हूँ। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इस बार हम ये सब साथ में ही करें। तो बताओ, चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम इतना नेक काम कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। वैसे सलोनी को भी दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। अरे वाह, तो फिर तय रहा। हम कल सुबह वृद्धाश्रम जाएंगे। सुबह 9 बजे तैयार रहना, ठीक है ना? ठीक है रितिका। चलो, अब इसी बहाने ईशान दिन भर व्यस्त रहेगा और वहां वृद्धाश्रम में जाकर वो खुश भी होगा। माँ हमेशा कहती थी कि अगर किसी भी दुखी इंसान को खुश करोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। माना कि ईशान और मेरी दोस्ती अभी सिर्फ 2 दिन पहले की ही है, लेकिन उसके लिए मैं ये जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे उससे इन सब से बाहर निकालना है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए और अपने परिवार का ख्याल रख पाए। फिर अगली सुबह रितिका और ईशान दोनों वृद्धाश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर सेवा करके और सबके साथ वक्त बिताकर ईशान बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम में घर लौटते समय वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर कैफे की पहली सालगिरह का जश्न चल रहा होता है। वाव, क्या कमाल का सजाया है ना कैफे को। लगता है यहाँ पर तो गेम्स भी रखे हैं। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? दिमाग पर असर पड़ गया है क्या तुम्हारे? देखो ईशान, मैं ना तुम्हारी दांत तोड़ दूंगी। जल्दी बताओ, इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि कॉफी पीने से तुम्हारी मूछें बन गई है और तुम एकदम जोकर जैसी लग रही हो। क्या? फिर रितिका जल्दी से अपना मुंह टिश्यू पेपर से पोंछ लेती है और तभी वहां पर उन दोनों को गेम्स खेलने के लिए बुलाया जाता है। क्या कहा? गेम? हाँ हाँ, गेम। इस बोल में से आप दोनों को कोई भी चीट उठानी है और उसमें जो भी लिखा होगा वो आपको करना होगा। और अगर आपको दिया गया टास्क सबको पसंद आ गया तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई गेम वेम नहीं खेलने वाला। चलो रितिका। अरे क्या तुम भी ईशान, बहुत मजा आएगा। चलो खेलते हैं ये गेम। उफ़ रितिका, तुम भी ना, तुम्हें समझा कर भी कोई फायदा नहीं। फिर ईशान चिट उठाता है। क्या गाना गाना होगा? नो वे, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। अब टास्क मिला है तो वो करना ही होगा ना सर। हाँ ईशान, और तुम ये कर सकते हो। चलो अब शर्माओ मत। कैफे में बैठे सभी लोग ईशान को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाकर सबको खूब हंसाता है। फिर कैफे से बाहर निकलकर हे भगवान,
बहुत मजा आया। क्या बेसुरा गाते हो तुम, ना कोई सुर ना कोई ताल। ओहो इसीलिए मैं वो चिट नहीं उठा रहा था। कई दिन ना सबके सामने मेरी बेइज्जती, और तुम हो कि हंसती जा रही हो, और आता ही क्या है तुम्हें। अच्छा जी, और तब क्या हुआ जब तुम कैफे में बैठकर मुझ पर हंस रहे थे? हाँ, वैसे तुमने जैसे भी गाया हो बहुत क्यूट लग रहे थे तुम। नजर ना लगे तुम्हें किसी की भी। और ईशान के घर वालों को भी उसे मुस्कुराता देखकर बहुत खुशी मिलती है। रितिका बेटा, जब से तुम ईशान की जिंदगी में आई हो वो बहुत खुश रहने लगा है, और उसे देखकर हमारे दिल को भी बहुत राहत मिलती है बेटा। सच में तुमने हम पर बहुत मेहरबानी की है। ओफो आंटी, जब देखो तब आप एक ही डायलॉग बोलती रहती हो। अरे मैंने जो भी किया है इंसानियत के नाते किया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, और उस वक्त किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और देखो ना, ईशान का साथ देते देते हम दोनों एकदम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ बेटा, अब बस मुझे उसकी नौकरी की फिक्र है। पता नहीं अब उसे कहीं काम मिलेगा भी या नहीं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी। मैंने ईशान का रेज्यूमे बनाकर मेरे बॉस को भेज दिया है, और उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान इस इंटरव्यू को जरूर पार करेगा, और उसे मेरी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। देखो, फिर से तुमने एक अच्छा काम कर दिया बेटा। लगता है तुम्हें ईशान की जिंदगी में खुद भगवान ने ही भेजा है। हाँ आंटी जी, अब आप तो यही समझ लीजिए। ईशान एकदम अच्छे से इंटरव्यू देता है, और उसे वहां पर जॉब भी मिल जाती है, जिसके बाद अब रितिका और ईशान दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगते हैं, और दिन भर एक दूसरे के साथ काम करके उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। फिर रात में, अरे आओ रितिका बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन रितिका, इन डब्बों में तुमने क्या लाया है? अब आप लोगों ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया है, तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना आती। मैंने भी आप सबके लिए अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हैं। मैं अकेली जरूर रहती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, और मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ। बचपन से ही मैंने माँ को देख देख कर सब कुछ सीख लिया है। क्या बात है रितिका, मुझे तो गैस भी ऑन करना नहीं आता। तो फिर कुछ सीख रितिका से, वो तुझसे बस 2 साल ही बड़ी है। नालायक कही के। अरे हाँ माँ, सीख लूंगी मैं। अब आप अपना 5 पन्नों का भाषण शुरू मत कर देना। इस तरह से रितिका ईशान के परिवार के साथ अक्सर वक्त गुजारती है। रितिका कितनी अच्छी लड़की है ना माँ पापा। हाँ कोयल बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और आज अगर वो ना होती तो हमारा ईशान आज हमारे साथ होता ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा मंजरी। और सच कहूं तो मुझे रितिका में सलोनी की ही छवि दिखती है। रितिका का स्वभाव और चाल चलन सब कुछ एकदम सलोनी के जैसा ही है। हाँ हेमराज जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन। क्या 2 दिन? तुम 2 दिन के लिए अपने चाचा चाची के पास जा रही हो? हाँ ईशान, चाची का जन्मदिन है ना, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी ना, और वीडियो कॉल पर चाचा चाची से भी मिलवाऊंगी। लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ रितिका, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वहां पर बहुत ठंड होगी, तो स्वेटर और मफलर जरूर लेकर जाना, और ध्यान से रहना। हाँ बाबा, जरूर। चलो बाय। बाय रितिका। फिर ईशान रितिका को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ईशान का घर में मन ही नहीं लगता। पता नहीं इस समय रितिका क्या कर रही होगी। उसे फोन करूं क्या? नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही तो किया था मैंने फोन, और वो अपने चाचा चाची के साथ होगी, और ऐसे में उसे बार बार कॉल करना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? 2 दिनों बाद रितिका वापस लौट आती है, और तभी अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया रितिका। अरे रे, बेचारा मेरा प्यारा सा दोस्त। वैसे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई।
अब तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। हाँ रितिका, मुझे भी। वैसे हमारी ऑफिस की ट्रिप जा रही है, कुल्लू मनाली। ऑनलाइन ग्रुप पर तुमने मैसेज पढ़ा कि नहीं? हाँ रितिका, मैसेज तो मैंने पढ़ लिया है। तो क्या तय किया है तुमने? आ रहे हो ना तुम? नहीं रितिका, एक साथ में इतने सारे लोगों के साथ नहीं आ सकता। मैं समझ सकती हूँ ईशान कि तुम्हें लोगों के साथ घुलने मिलने में काफी वक्त लगेगा। ऑफिस की बात अलग है और ट्रिप की बात अलग है, लेकिन तुम अगर अपने आप को लोगों से दूर रखोगे तो सब कुछ कैसे ठीक होगा ईशान? और तुम जितना अकेला रहोगे उतने उदास होगे। देखो, इस ट्रिप पर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज ईशान। ठीक है रितिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ही आ रहा हूँ, वरना मुझे ऑफिस में किसी और से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आज तक काम के सिवाय किसी और के साथ बात भी नहीं की है। हाँ ईशान, मैं जानती हूँ। इस तरह से रितिका के समझाने पर ईशान ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों बाकी के लोगों के साथ कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं। और वहां रात में आलव के पास बैठकर वो दोनों अच्छा समय गुजारते हैं। वाह ईशान, यहाँ से ये नजारा कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा मनाली रात में कितना चमकता है। मन तो करता है कि यही बस जाऊं। हाँ रितिका, वाकई में हिमाचल की हवा में अलग ही जादू है। वो तो है। ये लो, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया रितिका। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? इस चाय के लिए शुक्रिया क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं रितिका, ना सिर्फ चाय के लिए, बल्कि हर एक चीज के लिए जो तुमने मुझे दी है। दोस्ती, भरोसा, अपनापन, मेरी देखरेख करना और मुझे डिप्रेशन से बाहर लाना, सब कुछ। सलोनी मेरे दिल में हमेशा रहेगी और आज भी ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं उसे याद नहीं करता। लेकिन अब रोना छोड़कर मैं सलोनी के लिए अपनी जिंदगी जीऊंगा और इसमें मुझे तुम्हारा साथ मिल चुका है और तुम्हारे कारण ही मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। ओफो ईशान, अब वापस से सेंटी मत हो जाओ यार। नहीं रितिका, सेंटी नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे आज तक इतना सुकून किसी भी दोस्त के साथ महसूस नहीं हुआ है रितिका। तुम अलग हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानती हो ईशान, और तुम फिक्र मत करो, आगे भी मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगी। तुम्हारी ये नाचिस दोस्त तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और इस बात के लिए फिर एक बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ओ शुक्रिया के बच्चे, अब बस भी करो। चलो वॉक करके आते हैं और फिर वापस आने के बाद ऑफिस कलीग के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। ठीक है रितिका, चलो। ईशान और रितिका को एक साथ देखकर ट्रिप पर आई हुई रितिका की सहेली उससे एक सवाल पूछती है। अरे रितिका, तू इस ईशान के इतने करीब क्यों है? बुरा मत मानना, लेकिन कहीं तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? अरे नहीं अर्पिता, क्या तू भी? आज ये कैसी बातें कर रही है तू? वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अरे ये तो तू बोल रही है, लेकिन तेरी शक्ल से साफ साफ झलक रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ रितिका कि तुझे उससे प्यार हो गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रही हूँ और तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है। चल अब सोने दे मुझे। कल हमें कुल्लू के लिए भी निकलना है और हमें 6 बजे उठना है। तभी जाकर हम दिन भर सारी जगह देख पाएंगे। इतना कहकर रितिका सो जाती है और ट्रिप से लौटकर आने के बाद अचानक से घर में ईशान का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी मलहम लगा देती हूँ, देखना, उसके बाद तुझे आराम जरूर मिलेगा। तभी वहां पर रितिका आती है। क्या हुआ ईशान? आंटी ने कॉल करके बुलाया मुझे और तुम ये क्या करते रहते हो? अब देखो, कितनी चोट आई है तुम्हें। अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है रितिका,
हल्की सी चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये चोट तुम्हें हल्की सी लग रही है? अब 2 घंटे बाद सूजन आ जाएगी यहाँ पर। तुम्हें ध्यान देकर सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए ना। सॉरी बाबा, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा। वो तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी कल मुझे छुट्टी है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। और आंटी जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। तब तक मैं हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। अब रितिका वहीं पर रुक जाती है और ईशान का बहुत ख्याल रखती है। और यह देखकर मंजिरी और हिमराज बहुत खुश होते हैं। देखो ना मंजिरी, ईशान और रितिका दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हाँ हेमराज जी, अब तो मुझे भी वही लग रहा है। भगवान ने हमारे ईशान को फिर से खुशियां दी है। बस अब वो उसे ठीक से पहचान जाए और अब उससे ये वाली खुशी कभी जुदा ना हो। हाँ मंजिरी, भगवान करे सब ऐसा ही हो। फिर 2 दिनों के बाद ईशान का पैर पहले से काफी ठीक हो जाता है। फिर एक दिन, क्या हुआ रितिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे मैंने अपने घर का इंटीरियर करने के लिए एक डिजाइनर बुक किया था, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण वो डिजाइनर अगले 2 महीनों तक कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अब? वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे तो इन 2 महीनों में ही सब काम कराना था, क्योंकि उसके बाद तो त्योहार शुरू हो जाएंगे। और अब ऐसे इन वक्त पर पता नहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनर कहाँ मिलेगा। ओफो रितिका, व्हाई फिकर व्हेन ईशान इज हियर? मतलब? अरे इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं मिल रहा तो मैं ही बन जाता हूँ ना तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर। क्या तुम भी ईशान? मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ। अरे बाबा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बेफिक्र रहो। फिर ईशान ही रितिका का घर डिजाइन करता है, पेंट करने से लेकर और एक छोटी से छोटी चीज को सुंदर तरीके से सजाता है। और ये सब देखकर रितिका एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही घर है जिसमें पहले मैं रहती थी। अरे तुमने तो मेरे घर को एकदम नया ही बना दिया है। चलो अच्छा है कि तुम्हें मेरा काम पसंद आया और तुम्हें यह देखकर इतनी खुशी मिल रही है। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ ईशान, तुम सच में कितने होनहार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे आता है? मैंने कुछ साल पहले ही इंटीरियर डिजाइनिंग का एक कोर्स किया था और मैंने ऐसे ही अपने दोस्तों के घरों को भी डिजाइन किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत काम तो आता है। इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक कर लेता हूँ। पर ये कोई ठीक ठाक काम नहीं है ईशान, ये तो एकदम कमाल का है। और आज तो तुम्हें पार्टी देनी बनती है। अरे वाह, तो चलो फिर। ऐसे ही रितिका और ईशान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से रितिका का फोन लगातार 5 से 6 घंटों तक स्विच ऑफ आता है और ये देखकर ईशान बहुत घबरा जाता है। नहीं कोयल, ये कोई मामूली बात नहीं है। रितिका का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। मैं पिछले 5 घंटों से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तब से फोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। अरे भाई, आप इतनी चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे लेकिन वो अगर किसी काम में भी व्यस्त होगी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोयल, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूँ उसके घर पर। पर भाई, फिर ईशान रितिका के घर चला जाता है, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। यहाँ पर तो ताला लगा है, आखिर कहाँ गई ये रितिका? भगवान जी, बस वो सही सलामत हो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। फिर जब ईशान वहां से निकल रहा होता है, तभी वहां पर रितिका आ जाती है और उसे देखकर ईशान की जान में जान आ जाती है। रितिका, तुम अब आ रही हो? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या?
मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 से 6 घंटों से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना डर गया था। माफ करना ईशान, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैं सुबह से सर्विस सेंटर में ही थी। और आजकल ये मोबाइल के चक्करों में किसी का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, वरना मैं तुम्हें कॉल करके बता देती। पर मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना डर जाओगे। अरे क्यों नहीं डरूंगा रितिका, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। क्या? हाँ रितिका, आई लव यू। और मुझे माफ करना, मैंने आज तक अपने दिल के जज्बात दिल में ही दबा कर रखे, लेकिन आखिरकार ये जबान पर आ ही गए। वैसे ईशान, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे बोलूं। आई लव यू ईशान। क्या सच में रितिका? हाँ ईशान, मैं नहीं जानती कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आखिरकार ईशान और रितिका दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार कर ही देते हैं और वो दोनों अब शादी करने का फैसला लेते हैं। और उनके इस फैसले को जानकर ईशान के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। अरे मंजरी और मुझे तो पहले ही समझ आ चुका था कि तुम दोनों के दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा है। और ईशान बेटा, अपनी जिंदगी को फिर एक बार मौका देकर तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ बेटा, तुझे रितिका जैसी बीवी और कहीं नहीं मिलेगी। और अब वक्त आ गया है पुराना सब कुछ भुलाकर जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत करने की। हाँ माँ, बिल्कुल। ईशान और रितिका दोनों की एंगेजमेंट डेट पक्की हो जाती है। भाई, एंगेजमेंट की रिंग तो मैं ही डिजाइन करूंगी। हाँ कोयल, और मैं किसी और से डिजाइन कराने की जरूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर पर ही ज्वेलरी का ब्रांड जो है। ये हुई ना बात। लेकिन एंगेजमेंट के ही दिन वो रिंग कोयल से खो जाती है। क्या कहा? रिंग खो गई? अरे ऐसे कैसे खो गई? अभी तो इसी जगह पर रखी थी। पता नहीं मंजरी, लेकिन हमें अंगूठी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सगाई का मुहूर्त केवल 4 बजे तक का ही है, और तब तक अगर सगाई नहीं हो पाई तो सगाई सीधे 2 महीनों के बाद ही होगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में। सारा रायता आज ही फैलना था क्या? अरे आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रिंग यही कहीं पर होगी, मिल जाएगी। घर में सभी लोग रिंग ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते ईशान घर के दरवाजे के पास चला जाता है, जहाँ पर रिंग का बॉक्स गिरा होता है। ये रही रिंग, और ये काम जरूर कोयल का ही होगा। सारे बैग में ढूंढने के चक्कर में इसने एक बैग में से ये बॉक्स गिरा दिया होगा। ये लड़की तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, बुद्धू कही की। क्या अभी भाई, मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। हो गई गलती, अब ताने देना बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आज आपकी सगाई का दिन है और साथ ही आपके साथ खूब लड़ाई करूंगी। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी ही होती है। सलोनी को देखकर ईशान एकदम हैरान रह जाता है। सलोनी, तुम? सलोनी को वहां पर देखकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलोनी, तुम जिंदा हो सलोनी? लेकिन कैसे? अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था? अरे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। ईशान, उस दिन मेरी गाड़ी जब खाई में गिरी तभी सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, खुशकिस्मती से मैं बच गई। क्या? हाँ ईशान, मैं खाई में गिरकर सीधे नदी में चली गई, और जहां मुझे एक मछुआरे काकी ने बचाया और अपने साथ लेकर गई। उन्होंने ही मेरा उपचार करवाया, मेरी देखरेख की। मुझे इतने दिनों तक बिल्कुल भी होश नहीं था, और अब जाकर जब मुझे होश आया है तब मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई हूँ ईशान, इस उम्मीद के साथ कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है और ये अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। नहीं सलोनी, वो अरे सलोनी बेटा, तुम्हें देखकर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान पूरी तरह टूट चुका था और फिर उसे रितिका मिली। ये दोनों अच्छे दोस्त बने और अब जाकर अपने रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से शादी का नाम देने का तय किया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रितिका, ईशान को ठीक करने के लिए। और ईशान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रितिका और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी। सगाई मुबारक हो ईशान। तभी रितिका सलोनी से कहती है, अरे नहीं सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? ईशान की आंखों में देखो, वो तुम्हें देखकर रो पड़ा है और यही साफ साफ दर्शाता भी है कि ये आज भी तुमसे कितना टूटकर प्यार करता है। और सच्चाई तो ये है कि ईशान की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम दर्ज है। मुझे तो भगवान ने इसकी जिंदगी में बस इसे ठीक करने के लिए भेजा था और अब मेरा काम हो चुका है। ईशान, अब सलोनी वापस आ गई है, वो सलोनी जिसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे थे, और अब वही जान तुम्हारी वापस आ गई है। और सबकी भलाई इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? नहीं रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी जाने के बाद ईशान तुमसे प्यार करने लगा है और अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ईशान, तुम ही कह दो अपनी दिल की बात, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है सलोनी कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कहीं ना कहीं आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रितिका, वो ओफो ईशान, ये लेकिन वेकिन छोड़ो, इतने परेशान मत हो। हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, बस हमने नादानी में इस रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। चलो अब अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करना, सोलोनी और तुम्हारे एक होने के बाद भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने वादा किया है तुम्हें कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ रितिका, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब जल्दी से मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो, वो शादी जो महीनों पहले अधूरी रह गई थी। हाँ रितिका। अब रितिका ईशान से दूर हो जाती है और सलोनी और ईशान की शादी का भी मुहूर्त निकाला जाता है। शादी का शुभ मुहूर्त अब सीधे 3 महीनों बाद का है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ईशान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। हाँ सलोनी, मैं भी खुश हूँ। ईशान चेहरे पर खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में होता है। ये देखो ईशान, मैंने हम दोनों के लिए ये स्मूथी बनाई है, साथ बैठकर पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है सलोनी। अरे क्या हुआ ईशान, हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं और तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सलोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वह 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकावट सी लग रही है। अरे बाप रे। ठीक है ईशान, तो आज तुम्हें जल्दी सोना होगा और तुम तो जानते ही हो ना, अगर तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती तो तुम बीमार पड़ जाते हो। हाँ सोलोनी, वो तो है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगा। ईशान, हम दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? हाँ सोलोनी, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं मरने वाला था, लेकिन रितिका ने मुझे बचाया और उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे सामने नहीं होता। चलो ये तो अच्छी बात है कि रितिका ने तुम्हारी जान बचाई। खैर, अब ये स्मूदी पी लेते हैं, फिर हमें जल्दी भी तो सोना है। ठीक है सोलोनी। वही दूसरी तरफ रितिका अपनी ऑफिस टाइमिंग चेंज करवा लेती है और ये पता चलने पर ईशान काफी हैरान हो जाता है। क्यों रितिका,
तुमने नाइट शिफ्ट क्यों ले ली? अरे नहीं ईशान, मुझे सामने से नाइट शिफ्ट दे दी गई है, तो मैं भी क्या करती। अब बॉस के फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन तुम डे शिफ्ट में अच्छे से काम करना और खूब तरक्की करना। वो सब तो ठीक है रितिका, लेकिन अरे रुको ईशान, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है। फोन कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? पर रितिका, रितिका रितिका फोन कट कर देती है। मुझे माफ करना ईशान, मैंने जानबूझकर ही टाइम बदल दिया है ताकि मैं रोज तुम्हारा सामना ना कर सकूं। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना बार बार मैं तुम्हारा सामना करके कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन सलोनी ईशान को एक कैफे में लेकर जाती है और तभी, अरे ये तो वही कैफे है। कौन सा कैफे ईशान? तुम इस कैफे में पहले भी आए हो क्या? हाँ सलोनी, मैं इस कैफे में एक बार रितिका के साथ आया था और तब यहाँ पर इस कैफे में पहली सालगिरह की पार्टी चल रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पर गाना भी गाया था, वो भी बहुत बेसुरा गाना, जिस पर रितिका बहुत हंसी थी। सच में उस दिन तो बड़ा मजा आया था। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ सोलोनी, और तुम्हें पता है रितिका ने ना। वैसे ईशान तुम ऑर्डर क्या करना चाहोगे? मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने वाली हूँ और यहाँ की फेमस ब्लूबेरी पेस्ट्री भी। ठीक है सोलोनी, मैं जरा चेक करके बताता हूँ। ईशान जब बार बार रितिका के बारे में सुनाता है तब सोलोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर एक रोज, अरे माँ, सलोनी के वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे रितिका की भी याद आ रही है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। किस्मत ने भी मेरे साथ अजीब खेल खेला है। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतना मत सोच, जाने दे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने रितिका के बारे में बात की। मैं तो अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। फिर मंजरी अपने कमरे में जाकर रितिका को कॉल करती है और तभी, हाँ बोलिए ना आंटी, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर तू इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई बेटा? क्या हुआ है? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा काम अब रात का हो चुका है ना, इसलिए मैं दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ, और शायद इसी के चलते मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही। माफ कीजिए आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलता है। लेकिन बेटा, एक दिल की बात कहनी थी तुझे। हाँ बोलिए ना आंटी। देख बेटा, तूने ईशान को कितनी आसानी से सौंप दिया सलोनी को। तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तू ईशान से प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है। फिर एक पल में ही सलोनी के आने से तेरा प्यार कहाँ चला गया? अरे नहीं आंटी, मैंने ईशान को सलोनी के हवाले नहीं किया है। वो खुद ही सलोनी को देखकर रो पड़ा था और उसके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है। और मैं तभी समझ गई कि सच्चा प्यार तो सिर्फ मैंने ही किया और ईशान को तो बस मुझसे लगाव हो गया था। इसीलिए मैंने अपने प्यार को पीछे रखकर ईशान को उसके प्यार के पास जाने दिया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशान को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका पुराना प्यार सलोनी है और एक तरफ तुम हो। उसकी हालत भी समझो ना बेटा। अब इन सब बातों को जाने दीजिए ना आंटी, और उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। और आगे से हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात मेरे मिलने की, तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने आऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर जरूर आना। मैं तेरे मनपसंद पकवान बनाऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी ईशान से मिलने आती है, तभी उसकी नजर उसके बटुए पर जाती है जिसमें रितिका की फोटो होती है। ये तो रितिका की फोटो है। एक समय था जहाँ पर इस बटुए में मेरी फोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रितिका की है।
लेकिन ईशान ने इसे निकाला क्यों नहीं? जाने दो, शायद वो भूल गया होगा और मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर रविवार के दिन रितिका मंजरी से मिलने आती है। अरे रितिका बेटा, तू हमसे मिलने आ जाया करना। तू भी तो अकेली रहती है, उतना ही तुझे भी अच्छा लगेगा। वही तो। ठीक है आंटी, मैं जब भी खाली रहूंगी तब मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। तभी वहां पर ईशान और सलोनी आ जाते हैं, लेकिन रितिका को खाना खाते हुए देखकर सलोनी थोड़ी नाखुश हो जाती है। अरे रितिका, तुम यहाँ पर कितने दिनों बाद आई हो और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशान, आओ बैठो ना। आंटी ने खास मेरे लिए मेरी पसंद की डिशेस बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। सब ठीक तो है ना? ईशान रितिका से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सलोनी को पलटकर देखता भी नहीं और वो बाहर चली जाती है। और जब उसे सलोनी के बारे में याद आता है तो वो भी बाहर चला आता है। अरे सलोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी कैब बस आ ही रही होगी। मैं घर जा रही हूँ ईशान। लेकिन क्यों सलोनी, क्या हुआ है? सब लोग तो अंदर है ना, तो चलो तुम भी आकर खाना खा लो। नहीं ईशान, तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त आई है ना, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं चली जाऊंगी घर पर। लेकिन सलोनी, ईशान प्लीज, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा बाबा ठीक है, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हम कल मिलते हैं। ठीक है ईशान। फिर सलोनी कैब में बैठकर चली जाती है और ईशान अंदर आकर सबके साथ एकदम घुल मिल जाता है। अरे क्या हुआ ईशान, सलोनी भी आई थी ना तुम्हारे साथ, तो फिर वो बाहर क्यों चली गई? वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो चली गई। अच्छा। फिर एक दिन सलोनी अपने घर से सबके लिए खीर बना कर लाती है और तभी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है बेटा। रितिका भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी। उसके साथ भी हमने काफी अच्छा समय गुजारा और अब वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ मंजरी, सच में रितिका भी एकदम अच्छी लड़की थी। उन दोनों की बातें सुनकर सलोनी चुप हो जाती है। अरे सलोनी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई? बात करो ना हमसे। अरे क्या बात करूं आंटी, आप सबकी जबान पर बस रितिका का ही नाम है और मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरे इस घर में तो क्या, आपकी बातों में भी कोई जगह नहीं बची है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी याद आ गई तो बात निकल गई। आप पता है आंटी, कोई बात नहीं, आप खीर खाइए। अब दिन ब दिन सलोनी को ये एहसास होने लगता है कि ईशान की जिंदगी में वो कहीं भी नहीं है और वो तो बस रितिका से ही जुड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ईशान? मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? आज हमारा मूवी डेट पर जाने का प्लान था, याद है ना तुम्हें? हाँ सोलोनी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि मैं, रितिका और हमारे और दो दोस्त साथ में एक पार्टी में जा रहे हैं। एकदम लास्ट मिनट पर बन गया ये प्लान और मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बाय। सलोनी अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईशान सुबह उठता है तब उसे सलोनी का मैसेज आता है। मुझे माफ कर दो ईशान, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ा। जब से मैं लौट आई हूँ तब से मैंने देखा है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ रितिका का ही जिक्र है। तुमने उस दिन तो मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम रितिका से दूर नहीं हो पाए और तुम्हारे मन में मेरे लिए नहीं बल्कि रितिका के लिए जगह है। और शायद ये बात तुम भी अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जितना खुश मेरे साथ रहते हो उससे कहीं ज्यादा खुश तुम रितिका के साथ होते हो। और पिछले कुछ महीनों का ये फासला मैं नहीं भर सकती क्योंकि वो अब रितिका ने भर दिया है। इसीलिए जो सही है वही करो और इसी फैसले में हम तीनों की भी भलाई है। जाओ ईशान, अपनी खुशी के पास चले जाओ
और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिंदगी ने कभी अगर हमें मिला भी दिया तो केवल एक दोस्त के नाते ही मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ईशान चौंक जाता है और उसे भी ये एहसास हो जाता है कि वाकई में उसकी खुशी रितिका में ही है। और इस तरह अंत में ईशान और रितिका एक हो जाते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं।